हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग शाओ किंग की पैरा मॉडल सोल को तलाश करते हुए ब्लैक सी रियलम के सीक्रेट अभ्यास के अंदर पहुंच चुका था, जहां पे हेल्प फ्लेम ट्री ने ज़ाओ यू की बड़ी बहन काई के साथ साथ बटरफ्लाई क्लैन के और भी काफी सारे मेंबर्स को बंदी बना के रखा हुआ था। ये देखकर लिन फेंग वहाँ पे पहले उन्हीं लोगों को ही बचाने का डिसाइड करता है, जबकि हेल्प फ्लेम ट्री वहाँ पे बटरफ्लाई क्लैन के डिसेबल्स की सोल एसेंस का इस्तेमाल करते हुए बटरफ्लाई क्लैन के एक आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब काफी सारे लोगों की सोल एसेंस को लेने के बाद भी उसका काम नहीं बनता, तो वो ज़ाओ यू की बड़ी बहन काई के सोल एसेंस को बाहर निकालता है, लेकिन वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर पाता। उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए वहाँ पे टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ पे खुद को फ्रीज देखकर हेल्प फ्लेम ट्री हैरान होते हुए कहता है, ये मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा, आखिर क्या हो गया मुझे, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर हेल्प फ्लेम ट्री वहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को बंद करते हुए इमोर्टल फाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल रूट्स आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल रूट्स वहाँ पे लिन फेंग को टच भी कर पाती। उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे अपनी फ्लेम डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए उसे एक हल्का सा झटका देता है, जिसके चलते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डाउ फ्लेम एनर्जी रिलीज होती है कि वो सभी के सभी स्पिरिचुअल रूट्स उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन लिन फेंग की डाउ फ्लेम एनर्जी वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल रूट्स को राख में मिला देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओ यू भी वहाँ पे बाहर आते हुए सीधा वहाँ पे अपनी बड़ी बहन काई के पास चली जाती है, जहाँ पे उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस मरने के करीब है। और ऐसा हो रहा था एक सील कर्स की वजह से, जो कि हेल्प फ्लेम ट्री ने उसके सोल एसेंस को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर लगाया था। इसी बीच हम देखते हैं कि फायरी बटरफ्लाई क्लैन के सेवंथ एल्डर अपने लोगों को लेकर अपने बाकी के साथियों को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो वो लोग वहाँ पे उनके पास भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके चारों तरफ एक इमोर्टल फायर वाला बैरियर लगा हुआ था, जो देखकर सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहता है, ब्रदर गो फेंग, हम तो अपने लोगों के पास तक भी नहीं जा पा रहे, तो उन्हें बचाएंगे कैसे। जिस पे लिन फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्लेम डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी बैरियर्स को वहाँ पे एक झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके साथ ही फायरी बटरफ्लाई क्लैन के बाकी सभी लोग आजाद भी हो चुके थे। लेकिन जहाँ एक तरफ बाकी सभी लोग आजाद होने के बाद होश में आ चुके थे, तो वहीं ज़ाओ यू की बड़ी बहन काई को अभी तक भी वहाँ पे होश नहीं आया था, इसलिए ज़ाओ यू जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लेती है। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे ये सब करते हुए देखा तो हेल्प फ्लेम ट्री को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर शाओ टियान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, यहाँ पे तो एक हाफ स्टेप इमोर्टल किंग टाइप का एक घटिया सा ट्री भी मौजूद है। वहीं अपनी बेइज्जती सुनकर वो हेल्प फ्लेम ट्री चिल्लाते हुए लिन फेंग और शाओ टियान से कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेल्प फ्लेम ट्री क्लैन के मामले में इंटरफेयर करने की, तुम जानते भी हो कि इसका क्या अंजाम होगा। हेल्प फ्लेम ट्री की ये बात सुनकर शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में जान पाओ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से मेरे मास्टर के सामने झुककर उनसे माफी मांगो। तुम खुद को कुछ ज्यादा एरोगेंट समझ रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। जिस पे शाओ टियान उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ाओ यू वहाँ पे अपनी बड़ी बहन काई को लेकर लिन फेंग के पास आते हुए कहती है, बिग ब्रदर, इस हेल्प फ्लेम ट्री ने मेरी बहन की बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज लगा रखा है, जिसके चलते वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुकी है। जिस पे शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से हेल्प फ्लेम ट्री का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या ये घटिया पेड़ किसी की बॉडी के ऊपर कर्ज लगाना भी जानता है। वहीं कर्ज वाली बात सुनकर तो हेल्प फ्लेम ट्री खुश होते हुए जोर जोर से हंसने लगा था, और वो जल्दी से ऊपर हवा में उठकर लिन फेंग के सामने आते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, सिर्फ मैं ही इस कर्ज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम सभी लोग चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और तुम लड़के तुम जल्दी से अपनी डिवाइन पावर को वापस लेते हुए मेरे बाकी के सभी क्लैन मेंबर्स को आजाद करो। जिस पे लिन फेंग हेल्प फ्लेम ट्री को कोई भी जवाब दे पाता। उससे पहले शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, घटिया पेड़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे मास्टर को धमकी दे सकते हो। तुम जानते हो तुम्हारे और तुम्हारे क्लैन के लिए बेहतर क्या होगा, तुम अभी के अभी इस कर्ज को हटा दो, वरना मेरे मास्टर यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे क्लैन का वो हाल करेंगे कि ब्लैक सी रियलम के लोग ये तक भूल जाएंगे कि हमारे ब्लैक सी रियलम के अंदर कोई हेल्प फ्लेम ट्री क्लैन भी हुआ करता था। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो हेल्प फ्लेम ट्री एक बार फिर से वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, और वो शाओ टियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे क्लैन के पास बस इतनी ही पावर है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी एक फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रैंड फॉर्मेशन को बनाने लगा था। और जैसे जैसे वो ग्रैंड फॉर्मेशन वहाँ पे बनने लगती है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल रूट्स बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, जो देखकर मास्टर मू यन वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, नहीं, ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि हेल्प फ्लेम ट्री यहाँ पे अपने एंशिएंट एंसेस्टर को समन करने जा रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस ग्रैंड फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे काफी सारे पेड़ बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पे ये सब देखकर एक तरफ बटरफ्लाई क्लैन के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग को तो वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होकर उस फॉर्मेशन को बनते हुए देखने लगता है, जहाँ पे वो सारी की सारी स्पिरिचुअल रूट्स एक जगह पे इकट्ठा होते हुए हेल्प फ्लेम ट्री क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर
एसेस्टर का आकार लेने लगती है, जो देखकर मास्टर मुयन वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग और बाकी सभी को बताता है। रूमर्स के मुताबिक मैंने सुना था कि हेल्प फ्लेम ट्री क्लैन के पास एक इमॉर्टल गॉड किंग लेवल का एसेस्टर हुआ करता था। अब मास्टर मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे जल्दी से वापस पलटते हुए ज़ाओयू के पास आते हुए उससे कहता है, मुझे इसके कर्ज को तोड़ने में मदद करने दो। और ये कहकर जब लिन फेंग वहाँ पे इस कर्ज को गौर से देखता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए ज़ाओयू से कहता है कि मैं इस कर्ज को तोड़ तो सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे डिवाइन ग्रेड के तलिस्मैन पेपर की जरूरत होगी। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहती है, ब्रदर गो फेंग, आप चिंता मत कीजिए, वो डिवाइन ग्रेड का तलिस्मैन पेपर मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग तरह की सील्स को बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और एक दिन अनजाने में ही डिवाइन फॉरबिडन लैंड के अंदर ये डिवाइन ग्रेड का तलिस्मैन पेपर मेरे हाथ में लग गया था। और ये कहकर ज़ाओयू जल्दी से वहाँ पे उस डिवाइन ग्रेड के तलिस्मैन पेपर को बाहर निकाल कर उसे लिन फेंग की तरफ बढ़ा देती है, जिसे लेकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे काई की बॉडी की तरफ आगे बढ़ जाता है, जबकि पीछे की तरफ मौजूद शाओटियान वहाँ पे आके आते हुए ज़ाओयू की तारीफ करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, आप ना सिर्फ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो बल्कि उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार और होशियार भी हो। इवन आपकी एक मामूली सी हॉबी भी यहाँ पे हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे जल्दी से उस डिवाइन ग्रेड तलिस्मैन पेपर का इस्तेमाल करते हुए एक और सील फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जो कि काई की बॉडी के ऊपर लगी हुई कर्ज को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन उस कर्ज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिन फेंग को वहाँ पे थोड़ा समय चाहिए था, पर तब तक हेल्प फ्लेम ट्री वहाँ पे अपने एंशिएंट एसेस्टर को पूरी तरह से समन कर चुका था, जो देखकर मास्टर मुयन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं। और ये कहकर वो लिन फेंग से कहता है, यंग मास्टर गू फेंग, एंशिएंट एसेस्टर जाग चुका है, मेरे ख्याल से तो हमें सबसे पहले उसके साथ डील करनी चाहिए। जिस पे लिन फेंग मास्टर मुयन को वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता। उससे पहले शाओटियन आगे बढ़ते हुए मास्टर मुयन से कहता है, आप घबराइए माते, ये बस मामूली सा एक इमॉर्टल गॉड किंग लेवल का घटिया सा पेड़ ही तो है, इससे भला इतना ज्यादा घबराने की क्या बात है, इसे तो मेरे मास्टर अपने हाथ को हल्का सा झटका देकर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन शाओटियन अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट एसेस्टर को शाओटियन की बातें ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिससे पहले तो शाओटियन किसी तरह से वहाँ पे खुद को बचाने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाता। और देखते ही देखते एंशिएंट एसेस्टर वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन की धुलाई शुरू कर चुका था। पर शाओटियन को घमंड तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं टूटा था। वो वहाँ पे एंशिएंट एसेस्टर को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी इन घटिया रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की। लेकिन इससे आगे बेचारा शाओटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अब तो एंशिएंट एसेस्टर वहाँ पे बेचारे शाओटियन को और भी ज्यादा बुरी तरह से पीटने लगा था। वहीं 7th एल्डर और 6th एल्डर भी शाओटियन को इस तरह से पीटते हुए देखकर काफी गौर से देख रहे थे। असल में उन लोगों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शाओटियन वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, शाओटियन जानबूझकर लिन फेंग को वहाँ पे थोड़ा समय दे रहा था। लेकिन अब सामने की तरफ हम देखते हैं कि बेचारे शाओटियन को वाकई मार पड़ने लगी थी। इसलिए शाओटियन वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहने लगा था, बस भी करो, और कितना ज्यादा मारोगे घटिया पेड़ कहीं के, अब क्या मुझ मासूम की जान लेकर मानोगे? मैंने तो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहा भी नहीं था जितना कि तुम मुझे मार रहे हो। लेकिन इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट एसेस्टर वहाँ पे दोनों तरफ से अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन को पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ चुका था। जो देखकर शाओटियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए एंशिएंट ट्री से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझ मासूम के ऊपर जुल्म करते हुए? तुम ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत ज्यादा मार चुके हो, अब और मुझसे क्या चाहते हो? क्या यही है तुम्हारा प्राइड? एक इमॉर्टल किंग गॉड होने के बावजूद भी तुम मेरे जैसे एक मासूम के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे जैसे घटिया पेड़ को फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से राख में बदल देता, पर फिर भी तुम मुझे बाकियों से थोड़े अच्छे पेड़ लग रहे हो। अपनी स्टोरी बताओ मुझे, आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो सकता है मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। वहीं शाओटियन की ये बकवास बातें सुनकर तो बेचारे बटरफ्लाई क्लैन के लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शाओटियन वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। इवन अगर वो थोड़ी देर तक और शाओटियन की ये बकवास बातें सुनते तो उन्हें तो उल्टी होने लगती। वहीं उन लोगों को इस तरह से बुरा समूह बनाते हुए देखकर शाओटियन उन लोगों से कहता है, अब तुम लोगों को क्या हो गया? तुम सभी लोग आखिर मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट एसेस्टर तो वहाँ पे शाओटियन की ये बकवास बातें सुनकर गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके गुस्से से चिल्लाते हुए शाओटियन से कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो शाओटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा अटैक चल चुका था। जो देखकर अब की बार शाओटियन भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मास्टर प्लीज जल्दी से आकर मुझे बचा लो, वरना आज यहाँ पे आपका ये प्यारा सा पेट यहीं पे मारा जाएगा। और अभी शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग को अपनी मदद के लिए बुला ही रहा था कि तभी प्रिंसेस क्यानिंग आगे बढ़कर अपनी मूनलाइट सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट एसेस्टर की सभी स्पिरिचुअल रूट्स को वहाँ पे फ्रीज कर देती है। जिसके बाद वो लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, इस कर्ज को डिस्ट्रॉय करने में और कितना ज्यादा समय लगेगा? जिस पे लिन फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपनी सील फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए काई की बॉडी से उस कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। और उसके बाद वो वहाँ पे प्रिंसेस क्यानिंग को जवाब देते हुए कहता है, मेरा काम हो गया, मैंने इस कर्ज की सारी इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे अपने मूनविल को बाहर निकालते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो अब इस एंशिएंट एसेस्टर को भी
खत्म कर देती है और ये कहकर प्रिंसेस क्यानिंग अचानक से वहाँ पे अपनी आइस एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बेचारा हेल्फलिम ट्री भी वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहने लगा था कि आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो वहाँ पे खुद सोया समय पाता। उससे पहले ही प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट एसेस्टर की स्पिरिचुअल रूट्स के साथ साथ उसकी बॉडी को भी वहाँ पे जमाना शुरू कर देती है, जिससे बेचारे एंशिएंट एसेस्टर चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था। और जैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरह से वहाँ पे बर्फ में जम जाती है तो प्रिंसेस क्यानिंग अपने हाथ को वहाँ पे एक हल्का सा झटका देते हुए एंशिएंट एसेस्टर की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने एंशिएंट एसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर बेचारा हेल्फलिम ट्री वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं एंशिएंट एसेस्टर, आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्यानिंग उसके एंशिएंट एसेस्टर को पूरी तरह से मौत के घाट उतार चुकी थी, जिसके चलते वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए प्रिंसेस क्यानिंग से कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और क्यों मेरे क्लैन के पीछे पड़ गए हो, आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बेकारा था। जिस पे प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, जो लोग मरने के करीब होते हैं उन्हें ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मूनलाइट व्हील को बाहर निकाल कर हेल्फलिम ट्री के ऊपर एक जानलेवा अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है, जो देखकर तो ज़ाओयू खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहने लगती है, बिग सिस्टर भी काफी ज्यादा कमाल की है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि 6 टेलर और 7 टेलर को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दोनों तो अभी भी वहाँ पे हैरान होते हुए यही कह रहे थे, क्या इस लड़की ने सिर्फ अपनी एक ही चुटकी के साथ एक इमॉर्टल गॉड किंग को खत्म कर दिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर गू फेंग की ये फ्रेंड भी इतनी ज्यादा पावरफुल निकलेगी। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए उन लोगों से कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी लेडी मास्टर भी किसी से कम पावरफुल नहीं है। देखा तुम लोगों ने कैसे उन्होंने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ उस घटिया पेड़ का खात्मा कर दिया। और ये कहकर शाओ टियान वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, मास्टर अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हेल्फलिम ट्री क्लैन के अभी तक भी काफी सारे क्लैन मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर ज़ाओयू वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, इन लोगों ने अब तक हमारे काफी सारे क्लैन मेंबर्स को मार दिया है। और ये कहकर बेचारी ज़ाओयू उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए ज़ाओयू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी इन लोगों को जान से मार देते हैं। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी 10,000 सो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हेल्फलिम ट्री क्लैन के लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसके चलते वो सारी स्पीचर रूट से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर शाओ टियान उनके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए एक एक करके उन सभी को खत्म करने लगा था कि तभी लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन किलिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ उन सभी स्पीचर रूट्स को खत्म कर देता है, जिन्हें ठिकाने लगाने के बाद लिन फेंग वहाँ पे सभी लोगों को लेकर उसी एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह का मिरर है और इसे रिफाइन करने के लिए हेल्फलिम ट्री क्लैन का वो मास्टर बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स का ब्लड एसेंस क्यों इस्तेमाल कर रहा था। लिन फेंग का ये सवाल सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस बारे में तो वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, ये फायरी बटरफ्लाई क्लैन का ही एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट है, जिसे तुम फायरी बटरफ्लाई क्लैन के इंपीरियल वेपन भी कह सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्फलिम ट्री क्लैन को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए फायरी बटरफ्लाई क्लैन के लोगों के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो इस आर्टिफैक्ट को अवेकन कर सके। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उस वेपन से इंप्रेस होते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, जिसपे थंडर ड्रैगन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग को बताता है, लेकिन एक इंपीरियल लेवल के वेपन को अवेकन करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। अकेले ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी इंपीरियल वेपन को अवेकन नहीं किया जा सकता जब तक कि इंपीरियल वेपन की स्पिरिट खुद बाहर आकर आपको अपना अगला मास्टर ना चुन ले। उसके अलावा एक इंपीरियल वेपन को अवेकन करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। थंडर ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। उसे भी वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंपीरियल वेपन को अवेकन करे तो करे कैसे। कि तभी इस बात का जवाब भी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे बताते हुए कहते हैं, ये जो लड़की ज़ाओयू है, इसका और इस इंपीरियल वेपन से काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यही इस इंपीरियल वेपन को अवेकन करते हुए इसे कंट्रोल कर सकती है। थंडर ड्रैगन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी काई लिन फेंग को वहाँ पे बताती है, हेल्फलिम ट्री जब हमारे सोल ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वो आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर रहा था, तो वो साथ साथ ये भी कह रहा था कि इस आर्टिफैक्ट को सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई क्लैन मेंबर्स के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इसे रिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जब काफी सारी कोशिश के बावजूद भी वो इस आर्टिफैक्ट को अवेकन नहीं कर पाया, तो तब जाकर उसे एक और बात पता चली कि इस वेपन को अवेकन करने के लिए उसे हमारी फायरी बटरफ्लाई क्लैन के एंसेस्टर का ऑरा चाहिए। अब काई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि
हमेशा की तरह सेवन टेलर एक बार फिर से हीरो बनते हुए उस आर्टिफैक्ट को अवेकन करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही बेचारा सेवन टेलर वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे उसकी एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर चुका था, जो देखकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बचाता है। अगर लिन फेंग उसे वहाँ पे ना बचाता तो वो आर्टिफैक्ट उसकी सारी सोल एनर्जी को डिवोर कर लेता और बेचारा सेवन टेलर वहाँ पे हीरो बनने के चक्कर में मारा जाता। लेकिन भले अभी के लिए सेवन टेलर वहाँ पे मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इसी बीच ज़ाओ यू की नजर वहाँ पे उस इंपीरियल वेपन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ज़ाओ यू को वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि वो इंपीरियल वेपन उसे अपनी तरफ बुला रहा है। इसलिए ज़ाओ यू वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस इंपीरियल वेपन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही ज़ाओ यू उस वेपन के पास पहुंचती है तो वो वेपन भी वहाँ पे काफी तेजी से ग्लो करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो ज़ाओ यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ज़ाओ यू की फोरहेड के ऊपर एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, जो देखकर ज़ाओ यू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ये ओरा तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन ज़ाओ यू वहाँ पे अपने 16 सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन को अवेकन कर पाती। उससे पहले मास्टर मुयन जल्दी से आगे बढ़कर बीच में आते हुए ज़ाओ यू से कहती हैं, ज़ाओ यू उस मिरर की तरफ मत देखो, वरना वो मिरर तुम्हें भी अपनी जाल में फंसा लेगा। मास्टर मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ यू वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इवन वो खुद भी वहाँ पे नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तभी लिन फेंग आगे बढ़कर मास्टर मुयन को समझाता है, ओल्ड मास्टर आप चिंता मत कीजिए, ये आपके क्लैन का आर्टिफैक्ट है तो ये आपके लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा, और अगर इस इंपीरियल वेपन को यहाँ पे कोई कंट्रोल कर लेता है तो आप अपने क्लैन की ग्लोरी को भी वापस पा सकते हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मुयन वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है, यंग मास्टर गू फेंग आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। इस पे लिन फेंग मास्टर मुयन को जवाब देते हुए बताता है कि ज़ाओ यू के अंदर एक हिडन एबिलिटी मौजूद है जो कि इसे इसके ग्रेट एंसेस्टर से मिली है, जिसके चलते ज़ाओ यू का ऑरा आपके क्लैन एंसेस्टर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि ज़ाओ यू उस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ आपके क्लैन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस को वापस पा सकती है, बल्कि मुझे लगता है कि उसी के साथ साथ वो इस इंपीरियल वेपन को भी अवेकन कर सकती है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मुयन उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ज़ाओ यू आगे बढ़कर एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहती है, बिग ब्रदर क्या वाकई मैं ये कर सकती हूँ। जिस पे लिन फेंग उल्टा उससे ही सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी। जिस पे ज़ाओ यू जल्दी से लिन फेंग को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मुझे पक्का यकीन है मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने क्लैन को वापस से पावरफुल बनाना चाहती हूँ ताकि दोबारा कोई भी हमारे क्लैन को बुली ना कर सके। ज़ाओ यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, वो तुम चिंता मत करो, मैं भी इस इंपीरियल वेपन को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये जानकर के लिन फेंग भी वहाँ पे ज़ाओ यू का साथ देने वाला है। मास्टर मुयन भी वहाँ पे उन्हें इस बात की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ यू की बॉडी के ऊपर हवा में उठा देता है। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे धीरे धीरे उसके सोलर सेंस को वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगा था, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि प्रिंसेस कैनिंग तो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो इमोर्टल एम्परर लेवल का ऑरा है, मुझे तो लगता है कि आज के दिन ज़ाओ यू का किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वहीं प्रिंसेस कैनिंग अभी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस इंपीरियल वेपन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलते हुए सीधा ज़ाओ यू की बॉडी के अंदर जाने लगा था, जो कि जैसे जैसे ज़ाओ यू की बॉडी के अंदर जा रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि ज़ाओ यू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, हाँ ज़ाओ यू इस एम्परर लेवल के ऑरा को महसूस कर पा रही है और मुझे ये ऑरा काफी ज्यादा जाना पहचाना और अपना अपना महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑरा मेरी सोल का ही एक हिस्सा है। और न जाने कैसे हम देखते हैं कि ज़ाओ यू वहाँ पे उस एम्परर लेवल के ऑरा के साथ बातें करने लगी थी। वो उस एम्परर लेवल के ऑरा से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों का ब्लड बिल्कुल एक तरह का ही है और हमारी हॉबीज भी बिल्कुल सेम है, पर क्या तुम्हें भी मेरी तरह तलिस्मैन्स बनाना पसंद है। जिस पे अब की बार हम देखते हैं कि वो ऑरा वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उस मिरर के अंदर से एक इंपीरियल वेपन निकल कर बाहर आता है, जो कि जैसे ही वहाँ पे निकल कर बाहर आता है तो हम देखते हैं कि ज़ाओ यू का सोल एसेंस से खुद ब खुद इसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस इंपीरियल वेपन के अंदर चला जाता है। और जैसे वो दोनों वहाँ पे आपस में बात होते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा तेज एनर्जी फैल जाती है और देखते ही देखते ज़ाओ यू के सोल एसेंस और उस इंपीरियल वेपन के फ्यूजन की वजह से एक और स्पिरिट अपीयर होती है, जो कि उस इंपीरियल वेपन को वहाँ पे अपने हाथों में लेते हुए ज़ाओ यू से कहती है, ज़ाओ यू तुमने अब तक काफी सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब और नहीं। और उस स्पिरिट के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।